बहुत पुरानी बात नहीं है, महज 10 साल पहले बच्चों के हाथ में चाइनीज खिलौने देने को हम मजबूर हुआ करते थे। हमारे हाथ में ये जो फ़ोन है वो फ़ोन पूरी तरह से या फिर कि अधिकांश फ़ोन इम्पोर्टेड होता था, हम बना नहीं पाते थे। डिफेंस सेक्टर में बड़े से छोटे हथियार ज़्यादातर हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे, लेकिन अब हालात बहुत तेज़ी से बदले हैं। खिलौने हम देश में बनाने लगे हैं। मोबाइल फ़ोन यहाँ तक कि आईफोन 16 अब पूरी तरह से भारत में बनने लग गया है। डिफेंस सेक्टर में बड़े बड़े हथियार अब यहाँ पे बनाने लग गए हैं और इन सब के पीछे एक ख़ास कैंपेन, मुहिम या फिर कहें सरकार की पहल जिम्मेदार है, वो है मेक इन इंडिया। और टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन ने इस मेक इन इंडिया में एक नया अध्याय को जोड़ दिया है, ख़ास तौर से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। एयरबस के साथ पार्टनरशिप में अब C-295 सैन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनेगा। पिछले 10 सालों में मेक इन इंडिया के तहत कितना काम हुआ है, हम कहाँ खड़े हैं, इसकी राह में और क्या चुनौतियाँ हैं, क्योंकि हम जो फ़ोन बनाने की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उसमें असेंबलिंग की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। इसी तरीके से अभी भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चर तक नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसी क्या चुनौतियाँ हैं जो हम लोगों को ऐसा करने से रोक रही है? आवाज़ अड्डा में आज करेंगे इसी पे चर्चा। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राय और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। गुजरात के वडोदरा में मेक इन इंडिया ने नई उड़ान भर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यहां टाटा एडवांस सिस्टम्स एयरबस के साथ पार्टनरशिप में C-295 सैन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगी। वडोदरा प्लांट में 40 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। पहला एयरक्राफ्ट 2026 तक बनेगा। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके जरिए एविएशन इंडस्ट्री में हजारों नौकरियां भी पैदा होंगी। पीएम मोदी C-295 एयरक्राफ्ट की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को पिछले 10 सालों में उठाए गए कदमों का नतीजा बता रहे हैं। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। पीएम मोदी ने स्पेन के साथ पार्टनरशिप पर भरोसा जताया। प्रधानमंत्री के मुताबिक इस फैक्ट्री से मेक इन इंडिया को और मजबूती मिलेगी। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। पिछले कुछ सालों में देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त बूस्ट मिला है। भारत में हथियार भी बन रहे हैं और यहां से एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी इसे पीएम मोदी के विजन की जीत बता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, दिस इज आल्सो द ट्रिumph ऑफ योर विजन। योर विजन टू टर्न इंडिया इनटू एन इंडस्ट्रियल पावरहाउस and a magnet for investment and business-to-business collaboration. This partnership between Airbus and Tata will contribute to the progress of the Indian aerospace industry and will open new doors for the arrival of other European companies. सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और इसमें विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसके तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चलाया गया, जिसका नतीजा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, एविएशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में दिख रहा है। इन क्षेत्रों में बड़ी कंपनियों ने अपने कदम भारत में रखे हैं। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई हुई है।
इसमें 14 सेक्टर को 1,97,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। जून 2024 तक पीएलआई स्कीम के तहत 1,32,000 करोड़ का निवेश आ चुका है। सवाल यह है कि मेक इन इंडिया की सफलता का आकलन कैसे किया जाए? क्या हम उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं जैसा सोचा गया था, या अभी बहुत कुछ होना बाकी है? भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते में क्या चुनौतियां हैं? और बिल्कुल, मेक इन इंडिया पे जब भी हम चर्चा करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि मेक इन इंडिया काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। 10 साल पहले जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विदेशों वाले यहां पे आने से कतराते थे, और आज यहां पे आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर यहां पे हिस्सा करते हैं, निवेश ला करते हैं। यहां तक कि 100% एफडीआई वाला पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एयरक्राफ्ट प्लांट यहां पे आता है। सेमीकंडक्टर के बड़े बड़े प्लांट आते हैं। लेकिन अभी भी भारत में जितना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को क्या हम टैप कर पा रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। और मेक इन इंडिया जब लॉन्च हुआ था, उसके बाद मेक इन इंडिया वर्जन 2 लॉन्च हुआ, तो अब सवाल उठता है क्या वर्जन 3 लॉन्च करने का समय आ गया है क्या? आज हम इसी पर करेंगे खास चर्चा, और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं बेहद खास मेहमान, G20 के शेरपा अमिताभ कांत, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के चेयरमैन एशिया पैसिफिक जन्मजय सिन्हा, CI के नेशनल कमेटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के चेयरमैन विनोद शर्मा, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के चेयरमैन शरद कुमार सर्राफ, और इंस्टीट्यूट्स फॉर स्टडीज़ इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के डायरेक्टर प्रोफेसर नागेश कुमार। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे अमिताभ कांत साहब से। अमिताभ कांत जी, दरअसल अब भारत में प्राइवेट कंपनी पूरी तरह से यहाँ पे आकर के प्लांट लगा रही है कि डिफेंस सेक्टर का एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनाया जाए। ये आज से कुछ साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था। ये सब कहा, जैसा कि प्रधानमंत्री कहे भी हैं कि मेक इन इंडिया के तहत जो कदम उठाए गए थे, उन सब का नतीजा अब दिखने लगा है। तो आपके हिसाब से इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाए? C-295 ट्रांसपोर्ट कैरियर की जो मैन्युफैक्चरिंग वडोदरा में इंडिया में होगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप फॉरवर्ड है। और इससे देखिए पूरे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ न केवल इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक्सपोर्ट करना आवश्यक है। और जो हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हमने किया, एप्पल में किया, कि हम यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं सब जगह दुनिया में। और इसी तरह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हम सारा इंपोर्ट करते रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट अभी बढ़ा है। और हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट करने से जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी कि डिफेंस हाई टेक्नोलॉजी एरिया है, और उससे और रिसर्च बढ़ता है, इनोवेशन बढ़ता है, डेवलपमेंट बढ़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुई है आज। और मेरे विचार से इससे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे चल के आप देखिएगा, आज C-295 की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कल पूरे प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे मल्टीप्लायर इंपैक्ट बहुत होता है। और मेक इन इंडिया में कई कदम लिए गए, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, एफडीआई को लिबरलाइज किया गया, पेटेंट ट्रेड रेजीम को बहुत ज्यादा लिबरलाइज किया गया और इम्प्रूव किया गया। और उसके साथ साथ हम लोगों ने 1700 लॉ हटाए। पर अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक ऐसा समय आ गया जबकि मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया में भारत से एक्सपोर्ट करना आवश्यक है। जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत बढ़ती है। और मेरे विचार से हमारी जो एक्सपोर्ट होनी चाहिए वो करीब 15 से 20% पूरी जीडीपी की होनी चाहिए। उसके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि डिफेंस सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट आता है, डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, तो उसका अलग अलग सेक्टर में भी इम्पैक्ट आता है, वहाँ भी फ़ायदा पहुँचता है। और मेक इन इंडिया की वजह से, या फिर कहें कि पिछले कुछ सालों में डिफेंस प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। एक मैं आंकड़ा बताऊँ आपको कि सिर्फ कारोबारी साल 2024 में कुल मिलिट्री सेल्स 21,000 करोड़ रुपये के आसपास रहा, और
जो डिफेंस प्रोडक्शन टोटल रहा 1.2 लाख करोड़ रुपए का है। अब 50,000 करोड़ रुपए का हथियार एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य हमने रखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा है। लेकिन मैं आपको उस लिहाज से भी देखना चाहूँगा कि जब ये मेक इन इंडिया पूरी पॉलिसी बन रही थी, उस टाइम आप DPIT के सेक्रेटरी थे और लगातार हम लोग चर्चा भी करते थे। तो उस वक्त जब ये आप पॉलिसी बना रहे थे कि मेक इन इंडिया के लिए पॉलिसी लाना है, तो जो आपने सोचा था मेक इन इंडिया के लक्ष्य को लेकर के, जो टारगेट आपने दिमाग में रखा था, जो तस्वीर आपने देखी थी, क्या आपको लगता है मेक इन इंडिया इस तस्वीर को पूरा कर पा रहा है, उस लक्ष्य को पूरा कर पाया है? तो जो सोचा था वो उस समय बड़े ज्यादा रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर, पेपर वर्क थे, उनको हटाना बहुत आवश्यक था। उसमें बड़ी मेहनत लगी, पूरे प्रोसेस को डिजिटाइज करना था, उसमें मेहनत लगी, इंस्पेक्टर राज को खत्म करना था, उसमें मेहनत लगी। फिर FDI बड़ा कंट्रोल था, FDI के लिए 22-23 कैबिनेट नोट गए, सब अप्रूव हुए, तो उसमें बड़ी मेहनत लगी। फिर पेटेंट और ट्रेडमार्क में बड़े कंट्रोल से उन सबको हटाया गया। तो राष्ट्रीय इच्छा शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी थी, उनका लक्ष्य था कि भारत को दुनिया का सबसे इजी और सिंपल नेशन बनाया जाए, तो वो अब अचीव हुआ है। और जब आप सर्विसेज नेशन से मैन्युफैक्चरिंग नेशन पे जाते हैं तो टाइम लगता है, पर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स उसके आते हैं। और अब जो मैन्युफैक्चरिंग है आज की, उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा उपयोग होता है। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, ये सब में भारत ने नए मिशंस खड़े किए गए हैं। और इन सब का जब इंटीग्रेशन होगा तो आप देखिएगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बढ़ावा लेगी और हम दुनिया का बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग नेशन बन के निकलेंगे और एडवांस टेक्नोलॉजी में हम ग्लोबल पेनिट्रेशन करेंगे। बिल्कुल, वो नींव डल गई है और उस तरफ हम लोग रफ्तार से बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वहाँ पे चुनौतियाँ अब आनी शुरू हो गई हैं, या फिर कहें कि पहले जिस तरीके से हमने सोचा था उस तरीके से दिख नहीं रही चीज़ें, अब वो सामने आ रही है कि लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे नई नई इंडस्ट्री आना चाहती है, अच्छी मशीनें आने चाहती है, आधुनिक मशीनें आना चाहती है। लेकिन उस हिसाब से स्किल्ड लेबर हमारे पास नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, टेक्निकल मैनेजरियल स्टाफ की जब बारी आती है तो वहाँ पे एक बड़ी कमी दिख रही होती है या फिर गैप दिख रहा होता है। तो आपको लगता है ये मेक इन इंडिया के लिए अब एक बड़ा चैलेंज है? देखिए, जहाँ टैलेंट होता है वहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, और जहाँ इन्वेस्टमेंट आता है वहाँ ग्रोथ होती है, और फिर वो विशियस सर्कल बनता है कि टैलेंट, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ का एक साइकिल बनता है। पर हिंदुस्तान में अभी बड़ा फोकस है स्किल डेवलपमेंट का, और इसका लाभ हमें मिलेगा। और एक बार जब मैन्युफैक्चरिंग आने लगती है तो हम स्किल डेवलपमेंट उसके साथ साथ बढ़ावा देंगे। नए बजट में इंटर्नशिप स्कीम नहीं, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड प्रोडक्टिविटी स्कीम्स कई अनाउंस की गई हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ITIs को प्राइवेट सेक्टर के साथ डेवलप करने के कई स्टेप्स लिए गए हैं, और इसलिए स्किल्स का बढ़ावा होगा अगले 4-5 वर्षों के अंदर। उसमें भी एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। एक और चिंता ये जताई जाती है कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं उनको एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे लेकिन सस्ते में इंपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट करना चाहेंगे दूसरा देश वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा होगा। तो दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे ज़्यादा डेवलप है। वो एक है कमी जहाँ पे कई बार निवेशक इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। आपका क्या मानना है? नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं ये सही नहीं है। एक दो जगह ये चैलेंज है, पर वहां उनका कॉस्ट अब बढ़ रहा है, भारत का कॉस्ट गिर रहा है। हमारे लॉजिस्टिक्स में बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। भारत ने पिछले 8-9 साल में 88,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। हम एक अकेले देश हैं जो कि साल में करीब 9 एयरपोर्ट्स और करीब 3 मेट्रोज हर साल बना रहे हैं। हम हर साल करीब 35 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं और करीब 12 किलोमीटर रेलवे लाइंस बना रहे हैं। इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत में हो रहा है वो किसी और देश में नहीं हो रहा है, और बड़े बड़े लॉजिस्टिकल हब्स बन रहे हैं, और इससे ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और लॉजिस्टिक कॉस्ट गिरेगा भारत में।
बिल्कुल, आपने जो बातें कही इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल लेकर के आपके पास आना चाहूँगा, वो ये कि अब यहाँ से अगर आपसे पूछूं, चूँकि मेक इन इंडिया के एक तरह से कहें करता धरता में से आप एक रहे हैं, कि यहाँ से मेक इन इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, कई चीजों में देखिए, भारत एक अकेला देश है जिसने करीब 2000 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को अट्रैक्ट किया अपने देश में। तो यहाँ टैलेंट है, यहाँ स्किल्स हैं, ऐसी बात नहीं है। पर हमें जो इन्वेस्ट करना चाहिए वो अब R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत ने 1 लाख करोड़ की जो स्कीम अनाउंस की है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके। दूसरी चीज जो आवश्यक है कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देना है, क्योंकि उससे उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बढ़ता है। और तीसरी चीज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है कि हमारे को एक्सपोर्ट फोकस करना भारत को बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट की ग्रोथ होती है तो भारत के ग्रोथ की एक्सपोर्ट होती है। बिल्कुल, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं शरद कुमार सराफ साहब के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, दरअसल आपका अनुभव जो है वो कई देशों का है, खास तौर से जब मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं तो चीन एक दिमाग में आता है कॉम्पिटिटर के तौर पे, एक आदर्श देश के तौर पे, कि वहाँ पे किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा। आपका अनुभव क्या कहता है कि मेक इन इंडिया किस तरीके से हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में कामयाब हो पाया है? देखिए, हमारे यहाँ पर मेक इन इंडिया जो है वो काफी कामयाब हुआ है, लेकिन मैं, जबकि आपने चीन का नाम दिया है, तो मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहता हूं। हम भी जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बहुत हाईटेक प्रोडक्ट है, हालांकि है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, लेकिन हमें डर था कि कहीं चीन हमारे से आगे ना निकल जाए, हमको पीछे छोड़ दे या हमारे से सस्ते में बेचना चालू कर दे। तो हमने 2008 में एक फैक्ट्री चीन में लगाई यही प्रोडक्ट बनाने की जो हम यहाँ इंडिया में बनाते हैं। और हमारा अनुभव ये रहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कमती है और वहां पर कुछ माल सस्ता बनता है। हम वहां पर बना के वहीं पे बेचते हैं और वहीं पर कमाते हैं, चीन में ही। ये एक यूनिक एग्जाम्पल है और ये रेप्लिकेट हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई हमारे मैन्युफैक्चरर्स को वहां जाके करना चाहिए, लेकिन मैं ये जो एक परसेप्शन हो गया है कि चीन में सब चीज बहुत सस्ती बनती है, बांग्लादेश में सस्ती बनती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्ट्रेंथ हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, रिसोर्सेज हैं जो कि हमको कॉस्ट रिडक्शन में काम करते हैं। अभी आपने जो कहा कि मेक इन इंडिया में अगला जो कदम है, एक अहम कदम तो उठा लिया, आज एयरक्राफ्ट बनाने का भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया। अगला जो कदम है वो ये है कि हमको ग्रास रूट लेवल पे जाने की आवश्यकता है। हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए, एक एक्सपोर्ट हब होना चाहिए, और वो तभी होगा खाली एक मेक इन इंडिया को अगले लेवल पे कैसे ले जाया जाए, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे शो में। अभी हम लोग शो के 2-3 हिस्से में बांट लेते हैं। अभी मेक इन इंडिया कितना सक्सेसफुल रहा उस पे आते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्या करना चाहिए और क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन आपने एक अच्छी बात शुरू में ही कह दी कि आपकी फैक्ट्री चीन में भी है, भारत में भी है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि चीन में जब आपने फैक्ट्री लगाई कितने समय में लग गया, और जब वही फैक्ट्री आप इंडिया में लगा रहे हैं तो कितने समय में लग गया, जो दोनों जगह आपके प्लांट है? ये आपका प्रश्न जो है वो काफी पेचीदा है मेरे लिए जवाब देना। वहां पर हमने 6 महीने में प्रोडक्शन चालू कर दिया, जमीन लेकर, बिल्डिंग बनाकर, मशीनें लगाकर 6 महीने में प्रोडक्शन चालू हो गया, जो यहां पर कम से कम 2 साल लगता। और उसके कारण जो है वो हम तो भोगी, हमको तो मालूम है। उसके कारण ये है कि यहाँ पर परमिशंस जो लेनी पड़ती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग जगह से, उसमें बहुत टाइम लगता है। वहां हमें 1 दिन के अंदर जमीन मिल गई इंडस्ट्रियल एस्टेट से। यहाँ पर अगर हम MIDC में जाते हैं तो कम से कम भी 1.5 साल भी लग सकता है, और इतने चक्कर काटने पड़ते हैं MIDC में जमीन लेने के लिए। तो जब तक आप ये सहूलियत नहीं करेंगे, बाकी सब काम तो हम कर लेंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग अभी कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, वो काफी सस्ता, काफी कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं। मेरा करीब करीब 80-90% एक्सपोर्ट होता है, तो वो कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए एक्सपोर्ट होता है, नहीं तो नहीं होता। तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्टार्ट कैसे करें, पहले तो स्टार्ट करने का जो इशू है
उसमें सहूलियत गवर्नमेंट को देनी जरूरी है, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, डाउन द लाइन अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही उदाहरण दे दिलचस्प रहा बात था कि आपने हर कही जिले है के इस अंदर पे। जो जिलाधिकारी है, बताएं। हाँ बोलिए। बोले बोले आप अपनी बात पूरी करें। जिलाधिकारी जो होता है हर जिले में, उसकी जवाबदारी बनती है कि अपने जिले के अंदर इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दे और ज्यादा से ज्यादा निवेश लाए। बिल्कुल। विनोद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इंडस्ट्री चलाते हैं और काफ़ी दिनों से मेक इन इंडिया पे लिखते पढ़ते भी रहे हैं। विनोद शर्मा जी, आपने सुना शराफ साहब का अनुभव, यही सवाल मैं आपके पास लेकर के आऊं तो मेक इन इंडिया, तो ये कहने में मुझे नहीं लगता है कोई विवाद है कि मेक इन इंडिया सफल रहा, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार रहा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि अब मेक इन इंडिया के बारे में जितनी बातें होनी थी वो हो गई, कि हमें और आगे मेक इन इंडिया को कहाँ लेके जाना है? लक्ष्मण जी, मैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बिलोंग करता हूं, और अगर मैं विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा आया पिछले 10 सालों में। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमें हर बार याद दिलाते हैं कि हम मोबाइल फोन जिसके बहुत बड़े इंपोर्टर थे, अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और आगे भी और बहुत करेंगे। तो इसको लेकर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कहें तो इसको हम कहेंगे अब हम एक 4x400 मीटर रिले रेस की बात मैं करना चाहूंगा, जिसमें से जो पहला सत्र था, जो पहले 400 मीटर था, जो इसको मैं कहूंगा ये असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हमने एक बहुत अच्छा काम किया। सरकार ने 2 तरीके से बहुत बड़ी मदद की। एक तो पहले विश्वास दिलाया सभी को कि मेक इन इंडिया पॉसिबल है और हम एक ग्लोबल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और उसके विश्वास के साथ साथ स्पेसिफिकली अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूं तो 20% की कस्टम ड्यूटी उसको लगाई गई, जो कि पहले 0% होती थी। और दूसरी तरफ से हमें एक PLI दिया गया जो कि 4, 5 और 6% 4 सालों में था। तो एवरेज मान ले तो 5% हमारे टर्नओवर का एक तरह से सरकार ने उसको एक एज एन इंसेंटिव दिया। और ये 2 काम होने से, एक कैरेट और एक स्टिक को अगर मैं मानूं, तो ये हमारा एक तरह से जो पहला सत्र था 400 मीटर का, ये काफी सक्सेसफुल हुआ। और हम असेंबली में न केवल मोबाइल फोन्स में, अब आप देखेंगे IT हार्डवेयर में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी, एयर कंडीशनिंग में, LEDs में भी हमने काफी सफलता हासिल की। लेकिन इतना ही जरूरी है अब इसके बाकी 3 जो सत्र हैं। दूसरा जो है वो है कि इसकी डीप डाउन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग क्या हम यहाँ पर कर पाएंगे, या जैसे हमने देखा है जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन चीन से हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है, और उस इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारा सेक्टर, जिसमें हम मशीनरी, कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स वहां से लेकर आ रहे हैं। तो क्या हम कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे? इस पे अगेन खुशी की बात यह है कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो कि अब हमारे सामने आ रही है, और कई कंपनीज ने ऑलरेडी अपने ये घोषणा कर दी है और कई प्रोजेक्ट्स में लग रहे हैं। तो जो डिफिकल्ट पार्ट था सेमीकंडक्टर वो हो गया है, लेकिन जो इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है उसको अभी होना बाकी है, जैसे कि PCBs या हमारे पैसिव कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट। और इससे भी हमारी मिनिस्ट्री से बहुत डिटेल में बात हो रही है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक और स्कीम आएगी। तीसरा जो इसका 400 मीटर्स होगा वो है डिजाइन इन इंडिया। क्या हम इसके जो चिप्स हैं, एसिक्स हैं, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन है, आज हम पूरी दुनिया के लिए डिजाइन करते हैं। अमिताभ कांत साहब ने बहुत अच्छे से याद दिलाया हमें, 220 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स है, कैपेबिलिटी सेंटर्स है हमारे पास। लेकिन कैसे इनको हम मोड़कर हिंदुस्तानी कंपनियों के लिए या हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर पाए। और फोर्थ ये होगा जब हिंदुस्तानी कंपनीज और हमारा ब्रांड, उसका जो दबदबा है वो पूरी दुनिया में हो जाए। आज जापान अपने सोनी, पैनासोनिक, टोयोटा, होंडा से जाना जाता है, कोरिया अपने सैमसंग, LG से जाना जाता है। तो हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी कंपनीज होंगी जिनका नाम वहां पर हो? जब तक ये चारों, बिल्कुल हम लोग बनाते तो हैं, लेकिन दूसरे ब्रांड के लिए बनाते हैं, अपना ब्रांड उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पाते हैं। ब्रांड प्रमोशन पे हमें ध्यान देना होगा, और ब्रांड का एक भरोसा जो लोगों के बीच में वो कायम है, वो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। जन्मेजय सिन्हा साहब, आपने सुना, इंडस्ट्री प्लेयर को सुना आपने, जो 2 लोग थे, दोनों ने एक्सपीरियंस किया है मेक इन इंडिया को, मेक इन इंडिया के करता धरता अमिताभ कांत जी को सुना। आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या हम माने कि मेक इन इंडिया ने भले ही अभी आधा सफर ही तय किया हो, लेकिन अब मैन्युफैक्चरर के बीच में ये भरोसा पैदा हो गया है कि नहीं, भारत में हम निवेश कर सकते हैं, भारत भी मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर सकता है, ग्लोबल लीडर बन सकता है, और ये भरोसा ना सिर्फ भारतीयों में बल्कि विदेशी निवेशकों में भी आ गया, ये कहना सही होगा? देखिए, एक तो बहुत ही बढ़िया जो स्थिति भारत की आई है इस समय कि जियोपॉलिटिकली भारत एक अकेला देश है
जो यूएस, रशिया, ईरान, इजराइल, यूरोपियन यूनियन सबके साथ निवेश कर सकता है। ये बहुत ही मैंने आप सोचिए कि आज के जमाने में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स में भारत ब्रिक्स में भी है, क्वाड में भी है, तो ये I2U2 में भी है, तो ये बहुत ही बढ़िया स्थिति भारत ने पैदा किया है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री का बहुत भारी हाथ रहा है कि सऊदी, यूएई सबके साथ हम लोग के जो रिलेशंस हैं बेहतर हो गए। तो इससे ये वर्ल्ड जब इतना आत्मनिर्भरता में सब लोग जा रहे हैं तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक देश ऐसा रहे कि लोग उसके साथ निवेश करने के लिए तैयार हैं, और वो भारत की जो स्थिति इस मामले में बहुत ही बढ़िया है। तो ये तो पहली बात। दूसरी बात है कि शुरू में हम लोग के पास जो कंस्ट्रेंट्स रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट, पावर, लेबर फॉर स्केल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब तो पुराने मुद्दे हैं जो काफी हद तक, जो सराज साहब बोल रहे थे कि 6 महीने में चाइना में शुरू किए, यहाँ 2 साल लगता है। हम भी जब चाइना में थे तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन आए थे हमसे मिलने, तो बोले कि उनको 42 स्टोरी बिल्डिंग बनाने में वो 13 महीना लगा रहे थे, तो बोले बहुत टाइम लग रहा है, इसको तो 9 महीने में बनना चाहिए। तो हम अपने एक दोस्त को यहाँ पर जो बिल्डर है उनको फोन किए, तो हम बोले आपको कितना टाइम लगता है? बोला 4 साल। तो उसमें फिर बोला कि 2 साल तो लग जाता है परमिशन लेने में। तो ये सब तो इश्यूज हैं, मगर मैं आपको 3 चीज बोलूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जी। एक, अब भारत मेक इन इंडिया को थोड़ा पीछे छोड़ करके एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस दे रहा है और वर्ल्ड जो है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि हम लोग के पास स्किलिंग की ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है, मगर तब भी स्टेम ग्रेजुएट जो इंडिया में है उसके कहीं आप 1/4 भी ले लीजिए कि अच्छे हो, तब भी इंडिया सबसे ज्यादा स्टेम ग्रेजुएट बना रहा है वर्ल्ड में आप चाइना के बाद। तीसरी बात यह है कि हम लोग की जो आबादी है उसका 29 इयर्स का एवरेज एज है, चाइना का 39 हो गया है, जर्मनी का 45, जापान का 49, तो द वर्ल्ड इज गेटिंग ओल्डर। तो इसमें जो यूथ जो इंडिया का है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और सर्विसेज हम लोग तो ऑलरेडी थे उसमें, और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में सर्विस का कंपोनेंट बहुत भारी रहता है। तो ये जो लक्षण है ये सब अच्छे हैं, मगर अच्छे लक्षण से काम नहीं होता है, उसको करना पड़ता है, और वो जो रास्ता है उस पर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, मगर जर्नी अभी ये जो हमारी खासियत आपने बताई वो वाकई ये जो हमारी खासियत है दूसरे देशों के मुकाबले, उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकें आगे के सफ़र के लिए, एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर होगा। नागेश कुमार साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि मेक इन इंडिया को लेके जो लोगों ने अनुभव बताया, अपनी अपनी बातें रखी, तो शायद आपको याद होगा कि मेक इन इंडिया जब लॉन्च किया गया था तो कहा गया था कि मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सेदारी, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 16% से बढ़ा करके 25% तक कर दी जाएगी, जो अभी मुश्किल से इतने साल बाद भी 18% के आसपास रहा। आपने सुना चीन में फैक्ट्री लगाने और भारत में फैक्ट्री लगाने का अनुभव, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कारोबार करने का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें सुधार नहीं हुआ है। वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग ही खुद कहती है कि 142वां रैंक से जो 2014 में था उससे बढ़ करके हम लोग अब 63 रैंक पर आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ किया जाना है। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज अब यहाँ से मेक इन इंडिया के लिए क्या रहने वाला है? मेरी समझ में जो सारी चीजें जो पैनलिस्ट ने कही वो सारे रिलेवेंट इश्यूज रेज किए हैं उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्लो स्टार्ट हुआ शुरू में। जैसे अमिताभ कांत जी ने बताया कि बहुत सारे कंप्लायंसेस थी और उनको खत्म करने के लिए बहुत सारा लीगल प्रोसेस और पार्लियामेंट्री प्रोसेस करना पड़ा, वो सब हो गया है।
तो अब मुझे लगता है कि हम एक टेक ऑफ की स्टेज में पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर आज जो खबर आई कि बड़ौदा में नया प्लांट लगा और इससे एक प्लेन तैयार होगा, ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है। मुझे लगता है कि भारत को अब एक ऐसे ही कई सारे बड़े पायनियरिंग और एंकर प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए। सेमीकंडक्टर में आए हैं और जो सोलर पीवी सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, 2026 में हम उसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ऐसे ही ये जो डिफेंस का एक प्लेन C-295 बनना शुरू हुआ है, उसके बाद अगला स्टेप होना चाहिए कि हम सिविलियन एयरक्राफ्ट, जिनकी भारत में बहुत बड़ी संख्या में जरूरत है, 1200 प्लेन हमारे कंपनीज ने ऑर्डर पे किए हैं, जो 2 साल का मतलब किसी एयरबस का प्रोडक्शन के बराबर। तो क्यों नहीं हम एयरबस को अब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा कि वो ये C-295 बनाएगी, तो अब नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि उनको हम कहें कि आप एक असेंबली सिविल एयरलाइंस और एयरलाइनर्स के लिए भी भारत में लगाएं। इसी तरह से शिप बिल्डिंग में कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट 1-2 आए, तो बड़े प्रोजेक्ट्स का क्या होता है कि उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। उनके साथ में बहुत सारे MSME हमारी जुड़ेंगी, जो उनको कंपोनेंट्स या कुछ पार्ट्स सप्लाई करेंगी। आप याद करें कि जब सुजुकी का प्लांट गुड़गांव में लगा था, उसके बाद से कितनी एक रिवोल्यूशन सी आई है ऑटो इंडस्ट्री में, कि इतने सारे पार्ट्स भारत में बनने लगे। तो वही हमें अब दोहराना होगा, जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और बड़े हाईटेक प्लांट्स के लिए। और जैसा कि जन्मेजय सिन्हा बता रहे थे कि हमारी यूथफुल जो वर्कफोर्स है, वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो और उनको ट्रेन करने के लिए AI/ML जो नई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की जो नई तकनीक आ रही है, उसमें भी ट्रेन करने के लिए जो फ्यूचर वर्कफोर्स होगी, वो कहाँ से आएगी? वो भारत से ही आएगी। तो ये और तीसरी चीज जो उन्होंने जियोपॉलिटिक्स का जिक्र किया कि हमारे जो संबंध हैं वो हर तरह के, ईस्ट हो या वेस्ट हो, सब तरफ हमारे अच्छे संबंध हैं। तो उससे भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में और कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट का माहौल पैदा करने में सहायता मिलती है। हालांकि मेरा मानना ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सारे पोटेंशियल हैं, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, जब कोई निवेशक या फिर कहें कंपनी अपना प्लांट लगाना चाहती है, तो सारी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन सबसे पहला वो देखती है कि हमारे लिए यहाँ पे फ़ायदा कितना होगा। हम प्लांट लगाने जा रहे हैं तो जो प्रोडक्ट हम यहाँ से निकालेंगे उसका मार्जिन कितना ज़्यादा होगा। तो एक ट्रेंड जो विनोद शर्मा जी देखने को मिला है वो पिछले कई सालों से, कि मैन्युफैक्चरर लोग मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिए। मैन्युफैक्चरिंग बंद करके सोचे कौन अपना प्लांट लगा, कौन लेबर फोर्स का बोझ अपने ऊपर ले। मैन्युफैक्चरिंग बंद करो, चाइना से सामान मंगाओ, अपने यहाँ असेंबल करो, बेच दो इंडिया में। चाइना से सामान लाओ, कुछ थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करो, बेच दो, दूसरे देशों से सामान लाओ। तो एक तरह से मैन्युफैक्चरर जो हैं वो ट्रेडर बन गए। तो आपको लगता है कि अब वो माहौल बदल गया है, अब वही मैन्युफैक्चरर जो ट्रेडर बन गए हैं वापस से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नया जनरेशन आएगा? अब वो समय आ गया है कि अभी भी ट्रेडिंग ज़्यादा बेनिफिशियल दिखता है, फ़ायदेमंद दिखता है। लक्ष्मण जी, आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा ये छेड़ा है। मेक इन इंडिया या मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया आज भी एक प्रोफेशन ऑफ चॉइस नहीं। तो हमारे कॉलीग सिन्हा साहब ने बहुत सही बताया कि हमारे पास यूथ है, टैलेंटेड यूथ है, लेकिन क्या ये यूथ अगर इसको एक ऑप्शन दिया जाए तो क्या ये सर्विसेज में जाना चाहता है, एग्रीकल्चर में जाना चाहता है या मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है? हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपने देखा इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, उनमें से बहुत कम स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने फैक्ट्री लगाने की सोची है। हर एक आदमी इसका खाना लेके उसको बेचना चाहता है, इसका घर उसको बेच देना चाहता है, इसकी कंपनी लेके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करके कहीं और बेचना चाहता है। तो ये एक बहुत ऊपर की जो प्रोफाइल के कुछ बच्चे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो हमारी लार्ज पॉपुलेशन है और ये जो यूथ है, युवक युवतियां, इनको हम कैसे प्रोत्साहित करें कि ये फैक्ट्रीज में काम करना चाहिए। हमारे इंजीनियर्स तक यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, वो लोग बाहर सॉफ्टवेयर कोड लिखना चाहते हैं। इसको बदलना हो, इसको
और इसकी कुछ जो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमने ट्रेडिंग को इतना आसान बना दिया बनस्पत मैन्युफैक्चरिंग की। जो आदमी मैन्युफैक्चरिंग में जाता है उसको पहले लैंड अथॉरिटी से डील करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी की उसके अपने, इलेक्ट्रिसिटी आज भी एक सर्विस नहीं है इस देश में। उस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की एक मोनोपोली है, वो जब देना चाहे देती है, जब नहीं देती है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपना जनरेटर लगाइए। तो ये कुछ हमको बदलना पड़ेगा। सेम जो हमारे वर्कर्स हैं जिनकी हम बहुत बात करते हैं, ये बेचारे, मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था, सिक्स सिग्मा एंड द स्लम ड्वेलर। जो बच्चे को हम अपनी फैक्ट्री में, एयर कंडीशन फैक्ट्री में 8 घंटे सिक्स सिग्मा का ज्ञान देते हैं, वो अगले 16 घंटे बेचारा जाके एक स्लम में रहता है। हमारी इंडस्ट्रियल अथॉरिटी जितनी भी बनी है उसमें कहीं पे भी वर्कर हॉस्टल, इंडस्ट्रियल वर्कर हॉस्टल की कहीं बात नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले बजट में पहली बार बात की गई है, और मेरे ख्याल से जैसे चीन ने किया, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वर्कर फैक्ट्री के आसपास रहे, उसको कम्यूट करने में ज्यादा टाइम ना लगे, साफ सुथरा खाना उसको मिल सके, शाम रात को जब वो सोए तो उसको इतनी बिजली मिल जाए कि वो कम से कम एक अच्छी नींद उसे मिल जाए, स्वस्थ रहे। ये जब तक हम बेसिक्स ठीक नहीं करेंगे, और ये मैन्युफैक्चरिंग, जैसा बिल्कुल सही प्रोफेसर साहब ने बताया कि बड़ी कंपनीज इसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट लाती है देश के ऊपर, लेकिन वो इंपैक्ट एसएमईज के थ्रू ही जीडीपी पे ट्रांसलेट होगा। वो जो एसएमईज हैं उनको जमीन नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी। आज भी मैं इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप से हूँ, बहुत इंटरेस्ट में इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन हमें याद रखना है, जैसे मैंने पहले कहा, ये रिले रेस का पहला 400 मीटर में तो कुछ हमको सक्सेस मिला है, लेकिन अगले 300-400 मीटर की जो सत्र है ये उतने ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इनमें थोड़ा भी ढीले पड़ जाएंगे तो ये मेरे ख्याल से जो हमारा मेक इन इंडिया का सपना है, 16 से 25% जीडीपी का भाग जो हम लेना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा मौका हमारे हाथ से निकल जाए। लास्ट में ये बात कहना चाहूंगा कि जितने देश, सॉरी नहीं, मैं केवल ये बोले, अपनी बात पूरी करें। कई इकोनॉमीज में आप देखेंगे जहां पे जीडीपी 10 सालों में, 20 सालों में डबल या ट्रिपल हुई है। जापान को ले लीजिए, उसके बाद कोरिया का एग्जांपल है, ताइवान है, बाद में मेनलैंड चाइना हो गया। ये सब ने उसको मैन्युफैक्चरिंग एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग से ये हासिल किया है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, जॉब्स के लिए भी और हमारे जीडीपी को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। शरद साहब, आपका इस मोर्चे पे क्या कहना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और एक तो कि हम ट्रेडिंग करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और दूसरा आप ऐसे सेगमेंट में भी हैं, और पहले के जो गेस्ट हैं वो भी ऐसे सेगमेंट में जहाँ पे एक इम्पोर्ट काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है। भले ही हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा लेते हैं, अलग अलग टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर लगा लेते हैं अभी भी, लेकिन वो स्थिति नहीं आई है जहाँ पे इंपोर्ट से खौफ कम हो। हालांकि सरकार, जैसे कि पिछले दिनों लैपटॉप जैसे चीज़ों पे हुआ कि नहीं, वहाँ पे आप इंपोर्ट लाइसेंस कर देंगे ताकि घरेलू मैन्युफैक्चर को बढ़ावा दिया जाए, फिर बाद में पता चला कि उसकी कमी होने लग गई, फिर सरकार ने नियमों में ढील दे दी। तो ये जो स्थिति होती है उससे कैसे निपटा जा सकता है? हमको एक सस्टेनेबल और ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जो परमानेंट चले। ये जो ड्यूटी लगा दी और ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, ये सब एक बैंडेड के जैसे है, टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन वही है कि हमको जड़ में जाके देखना है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर ज्यादा है तो क्यों है। अभी मैं अपने जो कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेरा कहना यह है कि इंस्टेड ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें जाना है ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। बिजनेस चालू करने के लिए हमको सुविधा देनी चाहिए। हर स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करती है, इंसेंटिव देती है, बहुत बड़े बड़े वो इंसेंटिव देती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में टेक्सटाइल में जैसे कि करीब 35-40% जितना भी इंसेंटिव है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता है। वो सस्टेनेबल तब होगा जब उसमें ईज ऑफ स्टार्टिंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग में। अभी जैसे मेरे पहले मित्र ने बताया था कि आजकल बच्चे निकलकर उनको सॉफ्ट जॉब चाहिए, उनको फाइनेंस कंपनी में जॉब चाहिए या मैनेजमेंट में जॉब चाहिए, कंसल्टिंग में जॉब चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना चाहते। अभी मेरा अनुभव आईआईटी का है, क्योंकि मैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी जम्मू का चेयरमैन हूं, तो मैं देख रहा हूं कि हमारे जो बेस्ट ब्रेन्स निकलते हैं, सबसे अच्छे जो बच्चे निकलते हैं, वो सारे के सारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग जॉब में जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो ये जो अभी माहौल हो गया है उसको थोड़ा बदलना जरूरी है। हमें ये
बताना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग इज बिल्कुल, इक्वली अट्रैक्टिव। ये सवाल आपने बिल्कुल दोनों लोगों ने जो उठाया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। नागेश कुमार जी आपके पास और जनमेजय जी आपके पास आऊँगा ये सवाल लेकर के, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आऊँगा तो ये तो सवाल पूछूंगा ही आपसे, लेकिन एक और सवाल पूछूंगा जो सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है कि केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कदम उठा लिए, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेच फैस रहा है। ज़मीन अधिग्रहण का मुद्दा, मंजूरी लेने का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, ये सब राज्य सरकारों का अधीन आता है। तो क्या राज्य सरकार अपने स्तर पर उस तरह कदम उठा पा रहे हैं क्या? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेक इन इंडिया पर। ब्रेक पे जाने से पहले दो हमारे पैनलिस्ट ने ये मुद्दा उठाया कि आज का जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग में जाने से कतराता है, उनके लिए सॉफ्टवेयर, आईटी जैसे सेक्टर ज़्यादा लुभावने होते हैं। नागेश कुमार जी, आपने कभी इस पर स्टडी किया है क्या कि ग्लोबल ट्रेंड क्या कहता है और इससे निपटने का क्या तरीका हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ी बात जो सराफ साहब ने कही कि ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस हमें बनानी होगी, जिससे इंडस्ट्रीज अच्छी तरह से लगे। बहुत मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स कुछ इंडस्ट्री का आइडिया या प्रपोजल लेके जाते हैं, उनको हर तरह की मदद की जाए कि इंडस्ट्री लगे। उसके बाद अगर ये ट्रेंड पिकअप होता है तो मुझे नहीं लगता कि जो यंग जो ग्रेजुएट्स आईआईटीज और आईआईएम से निकल रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में अगर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी तो वो क्यों नहीं जाना चाहेंगे। अभी तक मैन्युफैक्चरिंग जो है एक नेग्लेक्टेड सा सेक्टर बन गया था, और कंसल्टिंग में और फाइनेंस में और मार्केटिंग में अच्छी ज्यादा जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज और पे पैकेट अच्छे थे, तो इसलिए वो वहां जा रहे थे। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग को आप इंसेंटिवाइज करेंगे और बहुत एग्रेसिव तरीके से हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के अच्छे अवसर पैदा होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं वो उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको तो चैलेंज चाहिए, उनको चैलेंज चाहिए और अच्छे अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो क्वालिफाइड हैं और फिर अच्छा उनको पैकेज और चैलेंज मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो उधर जाना शुरू करेंगे। और ये सब चीजें एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस की तरह से होती हैं कि जब अभी तक हम फाइनेंस की तरफ बढ़ रहे थे तो फाइनेंस में जाते थे, लेकिन एक ट्रेंड सेट होगा कि सेमीकंडक्टर के प्लांट्स में जाना एक प्रेस्टिजियस जॉब बनेगा उनके लिए, या ऐसे ही एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में जाना एक प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो क्यों नहीं दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी उस तरफ जाने की। मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई रीजन है, लेकिन हो सकता है मिस्टर जनमेजय सिन्हा में है अनदर व्यू। तो यानी इनके पास आऊँगा। जनमेजय सिन्हा जी, अभी जिस तरीके से आईटी सेक्टर में एक तरीके से स्लो डाउन की बात हम लोग कह रहे हैं, तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आपदा में अवसर जैसी बात तो नहीं है? देखिए, मैं एक लोग अब नया टैलेंट इधर आएंगे। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो सेक्टर बाउंड्रीज जो है ये घटे जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो टॉप 7 कंपनीज मार्केट कैप के हैं ग्लोबली, एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, ये मेटा, ये टेस्ला, इन लोग को आप देखिए, इसमें बहुत टेस्ला ऑटोमोबाइल कंपनी है कि टेक्नोलॉजी कंपनी। तो जो लोग टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, टेस्ला का जो हायरिंग हम स्टडी किए थे, 80% जो एम्प्लॉइज उन लोग लेते हैं वो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट इधर उधर से लेते हैं। 20% जो है आइस से, जो इंटरनल कंजम्पशन इंजन से लेते हैं। तो ये जो भारी तब्दीली हुई है मैन्युफैक्चरिंग के डेफिनेशन में, तो कहीं नौकरियां अच्छी रहेंगी तो लोग खुशी से जाएंगे। अब ये अलग बात है कि ब्लास्ट फर्नेस में जो लोग जा रहे थे वो तो वर्कर होते थे, और उसमें जो ग्रेजुएट वगैरह है उतना उनको दिलचस्पी नहीं है वहां जाने के लिए। तो ये तो पहली बात मैं बोलना चाह रहा हूं। मगर आपने एक बात बोली थी जिससे मैं पूरा सहमत हूं।
गेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया हो रहा है, इट इज गेटिंग इजियर, बट इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी। इतने आपने जो सही बात बोली कि राज्य सरकार से या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जब इंटरेक्शन होते हैं तो टाइम लगता है उसमें, और वो जो टाइम है वो बड़ी कीमती होती। तो हम लोग को कहीं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है तो एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा कि कंपटीशन विल बी ऑन टाइम। जितना टाइम निकलता है उसमें हम लोग का कंपेटिटिव एडवांटेज निकल जाता है। सो इसको तो हम लोग को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। और एक दो जो चीज देख करके जो खुशी होती है कि अभी आप देखिए 4 साल में MSCI इंडेक्स, जहां पहले इंडिया 14% पर होती थी और चाइना 44% पर होती थी, अब इंडिया 23% पे है, चाइना 21% पे, और सबसे ऊंचे स्थान पर इंडिया है। सो ग्लोबल फंड जो है इंडिया को अलग तरीके से देख रहे हैं, और ये तो एक ये जो एक इंडिकेशन है कि लोग बेट कर रहे हैं इंडिया पर। अब इसको ये है कि हम लोग ये बेट का एडवांटेज ले, कैसे क्या क्या करना है। मगर ये भी मानना पड़ेगा कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा जहाज है, तो उसको फ्रिगेट टाइप स्पीड पर नहीं डालना बड़ा मुश्किल होता है। और इसको सबको चीज को देखते हुए द फैक्ट कि हम लोग 2020 में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे और 2030 में $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, 3 गुना बढ़ा। ये तो बहुत कम देशों ने किया है ना, तो इसके तो फायदा होंगे। मगर जो स्पीड है हम लोग सब चाहेंगे कि और तेज रफ्तार से चले। बिल्कुल यही सवाल शरद कुमार सराफ साहब ने शो के शुरुआत में ही कहा था, जब उनसे मैंने पूछा कि चीन में प्लांट लगाने में कितना टाइम लगा और भारत में प्लांट लगाने में कितना टाइम लगा। लेकिन एक मुद्दा जिस पे आप भी सहमत हैं जन्मेजय जी, वही सवाल लेकर मैं शरद कुमार जी के पास जाऊंगा कि केंद्र सरकार के स्तर पे जितने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कदम उठाए गए वो काफ़ी हद तक दिखने लगे हैं, और उसका मापदंड भी है जो समय समय पर सरकार पब्लिश करती है। लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर ये नहीं दिखता है, और इसका एहसास केंद्र सरकार को है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के बीच में रैंकिंग की व्यवस्था शुरू की कि अलग अलग पैमाने पे बिजली का बिल देने में कितना समय लगता है, लाइसेंस देने में कितना समय लगता है। तो उस रैंकिंग के हिसाब से थोड़े बहुत कंपटीशन राज्यों के बीच में आपस में आए हैं कि हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा अच्छा है, हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये जो कॉम्पिटिशन है, जो सुधार थोड़ा बहुत आया है, वो ज़मीन पर दिख रहा है क्या शरद जी? ना, नहीं दिख रहा है ऑनेस्टली। अगर आप मेरा सही ओपिनियन पूछते हैं, दिल से पूछते हैं, तो मैं कहूंगा अभी नहीं दिख रहा है। अभी ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस जो है ना, वो दिन प्रतिदिन बल्कि थोड़ा और ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है और ज्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहा है। जो कारखाने लगने चाहिए उसका कॉस्ट कम होना चाहिए, कैपिटल कॉस्ट कम होना चाहिए, उसके बदले वो बढ़ता जा रहा है। और उसके कई कारण हैं जो अपने अलग से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इश्यूज काफी सारे हैं। और आप एकदम सही बोल रहे हैं कि उसमें राज्य सरकार का रोल सेंट्रल सरकार से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वही वो जमीनें देती है, वही वो प्रोजेक्ट को देखती है, वहीं पर वो इंसेंटिवाइज होता है, और जो बैकवर्ड एरिया बेनिफिट्स हैं और जो सरकार के बेनिफिट्स हैं वो सब राज्य सरकार कंट्रोल करती है। और राज्य सरकार का कोऑपरेशन हमने बहुत समय से बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सरकारों से बात करके देखा, लेकिन किसी की भी दिलचस्पी नहीं है। सब राज्य सरकार का कहना ये है कि हमें इसमें क्या मिलता है, हमारे सरकार को इसमें क्या है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बेनिफिट है, एक्सपोर्ट में, निर्यात में राज्य सरकार को क्या मिलता है। इस तरह का जो उनका एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड बदलना होगा। एटीट्यूड ही गलत है। और ये जो आप बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत सरकारों में कंपटीशन किया है और वो रैंकिंग की है, उससे कुछ नहीं होगा। जो होना है वो अकाउंटेबिलिटी से होगा। देयर हैज टू बी एन अकाउंटेबिलिटी
कि आज चाइना में, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, तो आज हम कोई चीज को अप्लाई करते हैं चाइना में, अगर वो 60 दिन में यस नो नहीं होता है तो उसको ये माना जाता है कि भाई परमिशन इज ग्रांटेड ऑटोमेटिकली। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई 60 दिन के अंदर अगर आपका मुद्दा हल नहीं होता है, हाँ, या तो हाँ बोलो या ना बोलो, लटका के रखने में क्या फायदा। अगर आप ना बोलोगे तो मैं और कोई रास्ता निकालूंगा, और हाँ बोल दोगे तो मेरा काम हो जाता है। पर ये लटका के रखने वाला जो काम है ना, वो उससे जो नुकसान हो रहा है वो किसी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। तो सरकार, राज्य सरकार का एटीट्यूड चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। विनोद शर्मा जी, आप तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं सीआईआई के साथ, तो आप लोगों का सरकार के साथ लगातार बातचीत होती होगी। आप लोगों ने कभी इस मुद्दे को उठाया नहीं सरकार के साथ, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हों? नहीं, बहुत बार उठाया और उसका कुछ रिजल्ट्स भी मिले हैं। सो ये ग्लास हाफ फुल वाली बात है। लेकिन जन्मेजय जी ने जैसे कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो रहा है, सेंट्रल में भी हो रहा है, कुछ हद तक कुछ स्टेट्स में भी हुआ। लेकिन याद रखिए कि हम ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब का जो ताज है, वो जिससे लेना चाह रहे हैं उस देश का नाम है चीन। और चीन में उन्होंने, जैसा शराफ साहब भी सही बता रहे थे एग्जांपल, और हमने भी वहां पे एक फैक्ट्री चलाई, कि ये जो ये वहां पे होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द इंडस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कि हमारा एक एग्जांपल है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने बहुत अच्छी एक क्लस्टर पॉलिसी बनाई। हम एक राज्य में गए, हमने कहा हम एक क्लस्टर पूरा अपने आप ही बना लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर। लेकिन आपको जानकर अच्छा होगा कि जो लैंड अथॉरिटी की जो आईएएस अफसर, जो वहां के एमडी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वही वहां के इंडस्ट्री कमिश्नर भी हैं। उनका काम है इंडस्ट्री को बढ़ाना। तो उनसे सुबह जब हम मिलते हैं तो वो इंडस्ट्री सेक्रेटरी का, इंडस्ट्री कमिश्नर का हैट पहन के बैठते हैं वहां पे। वो कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विनोद जी, जो मांग रहे हैं, आपकी जो मांगे बिल्कुल सही है, ये भी आपको एग्जम्पशन मिलना चाहिए, हमको ये भी करना चाहिए। दोपहर में जब उनसे मिलते हैं और वो उस लैंड अथॉरिटी के एमडी है उस समय, तो वो बिल्कुल एक अलग ही बात करते हैं। वो कहते हैं नहीं, मेरी लैंड अथॉरिटी का नुकसान हो जाएगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया आपने। हाँ, तो ये नहीं दे पाऊंगा। तो हर एक आदमी इस देश में काफी हद तक नेशन बिल्डिंग में लगा हुआ है, लेकिन उसका जो अलाइनमेंट ऑफ पर्पस है, जो की रिजल्ट एरिया है, नोएडा अथॉरिटी जहां पे मेरी अपनी फैक्ट्री है, मैं कहूंगा वहां जो चेयरमैन है, उनका काम है लैंड को और अच्छे रेट पे बेचना। उनको शायद ये भी नहीं पता होगा आज कि कितनी फैक्ट्रीज वहां बंद हो चुकी हैं। सो चाइना में जिसके साथ हमारी प्रतिस्पर्धा है, वहां पे उन्होंने उस सीईओ का, उस लैंड अथॉरिटी का काम ही ये दे दिया है कि यार यहाँ पे कितनी इंडस्ट्री है, कौन सा सेक्टर है, उस सेक्टर को कैसे बढ़ावा देना। आप अगर किसी भी चीन में एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला उन्होंने बहुत पहले से चलाया हुआ है, पिछले 20-30 साल से। आप उनके एलईडी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए तो कोई उनसे दुनिया में प्रतिस्पर्धा इसलिए नहीं कर पा रहा है कि मैं अगर एक फैक्ट्री लगा भी दूं और मैं सोचूं कि मैं एक देश का एक महीने में 1 मिलियन बनाऊंगा, वो तो 1 घंटे में 1 मिलियन बना रहे हैं सब मिलके, बिकॉज हर पार्ट वहां पे बन रहा है। और तो इसलिए, और इंडस्ट्री, हमारी एक इंडस्ट्री की भी इसमें गलती है। जो आपने बात कही इलेक्ट्रॉनिक्स कमेटी की, वो एटलीस्ट हमारे सेक्टर में हमने कोशिश किया उसको हल करने का। इंडस्ट्री में भी हम कई बार डिवाइडेड होते हैं। कोई आदमी केवल ट्रेडर बनना चाहता है, वो केवल किसी चीज का ठप्पा लगा के उसको बेचना चाह रहा है। कोई उसकी थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग असेंबली करना चाहता है, कोई उसके कंपोनेंट्स बनाना चाहता है। और हम जब गवर्नमेंट से जाते हैं तो कई बार हम 3 भाषाओं में बात करते हैं कि इस पे ड्यूटी लगे या ना लगे, एंटी डंपिंग लगवाए या ना लगवाए। तो यहाँ पर भी एक्चुअली एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बढ़ता है कि वो एक सेक्टर को एक सेक्टर समझते हुए और ये दिशा तय करें कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में इसमें हम क्या हासिल करना चाहते हैं। और एक उदाहरण आज का होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, ऐसा ही। तो ये उसकी जो एक पॉलिसी बने, वो एक ऐसी पॉलिसी बने जो कि चीन ने करके दिखाया। आज वो जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ रहा है अपनी ईवी वाले सेक्टर में, और उससे हमको कुछ सीख लेनी पड़ेगी। सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एंड इंडस्ट्री को मिलकर ये तय करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं अगले 10 सालों में। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी ना रहे, उसका काम रेगुलेटर का ना रहे, उसका काम एक फैसिलिटेटर का रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये वो ना देखे कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, हमारा बैलेंस शीट कितना मजबूत हो रहा है। आप सरकारी अथॉरिटी हैं तो आपका काम है कि आप इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए। अब नोएडा में कई सारी फैक्ट्री आपने सही उठाया है, कई सारे फैक्ट्री के लिए लैंड ले रखा है, लेकिन उस लैंड की कीमत इतना ज़्यादा है, उसको सेंडर करने की परमिशन बहुत ईजिली नहीं है। लोग वहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनी वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि स्थानीय
स्तर पर भी इसको देखना होगा। और एक और चीज़ जो है कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो धारणा है वो बदलनी होगी कि अब हम डीप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं और जो बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं वो एक आदर्श स्थिति यहाँ पे साबित हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि राज्य स्तर पर कैसे इसको सुलझाया जाए, राज्य स्तर पर कैसे इन सब चीज़ों को देखा जाए, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। और फिलहाल आवाज़ अड्डा में इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।